Welcome to our classes. This is class number 8, lecture number 8, and the topic is structure of atom. Right? पहली क्लासेस कर ली आप लोगों ने सारी कवर? ओके, ठीक हो सारे? अच्छे हो? गुड. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया भी. अब तक हमने आपको बताया पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर रदरफोर्ड ने पिछली क्लास में आपको समझाया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या किया? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. राइट? तो आज हम करने जा रहे हैं पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर आपको सिखाएंगे बोहर एटॉमिक मॉडल. ठीक है? तो पहला टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन. राइट? तो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री क्लास 10+1. lecture number 8, the topic is discovery of neutron. Okay? तो जैसे आपको बताया भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी भी होगी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की 1910-11 के आसपास. जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तो उसने एक आइडिया दे दिया भी, उसने 1920 में आइडिया दे दिया भी न्यूक्लियस के अंदर कोई और पार्टिकल होगा और वो अनचार्ज पार्टिकल होगा. अनचार्ज मतलब उसका चार्ज नहीं होगा, चार्ज जीरो होगा. क्यों? क्योंकि उसका जो एटम का मास, क्योंकि अब एटम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो चुका, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ये बता दिया, थॉमसन ने भी बता दिया. लेकिन जो उसका मास आ रहा था एटम का, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करके जो मास बन रहा था, तो एटम का मास उससे ज्यादा था. तो इसका मतलब उसके अंदर, एटम के अंदर कोई और पार्टिकल होना चाहिए. तो वो पार्टिकल के बारे में आइडिया दिया जेम्स चैडविक ने 1932 में. तो किसने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन की? न्यूट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय 1932. बहुत बाद में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बहुत बाद में. इलेक्ट्रॉन हो गया था कुछ 1896 में, न्यूक्लियस हो गया था 1911 में. फिर 1920 में आइडिया दे दिया था रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन के बारे में. बट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1932 में. आइडिया दिया था किसने? रदरफोर्ड ने. 1920 में डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने कब? 1932 में. सो हाँ, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने 1932 में. उसने क्या देखा? उसने नोटिस किया, अगर हम बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाते हैं, अगर मतलब ये आपका टारगेट माना जाता है जिसके ऊपर हमने स्ट्राइक करवाना है, और इसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं केमिस्ट्री में, रेडियोएक्टिविटी में, जिसको डाला जाता है. राइट? मतलब ये आपका निशाना हो गया, और जिससे आपने निशाना लगाना है वो हो गया. जैसे खेलते नहीं पिट्ठू गरम, तो वो बॉल से तोड़ते हैं ना वो गीटियों को, तो ये आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, ये आपका टारगेट हो गया. आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड. तो बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया, में क्या लगा? 9 और 4 13, 4 और 6, तो बनना चाहिए था ये. लेकिन ये है, इसकी जगह बना 12 6 कार्बन, और एक नया पार्टिकल एमिट हुआ 1 0, और उस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इसलिए क्योंकि चार्ज जीरो है, जीरो है तो 1 0 n करके एक नए पार्टिकल एमिट हुए, और उस पार्टिकल को नाम दिया गया, विच पार्टिकल? न्यूट्रॉन. ये थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो जेम्स चैडविक ने की 1932 में. उसने क्या किया? बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया, तो बीच में ये नहीं बना, मतलब बनना ये चाहिए था,
बट सीधा कन्वर्ट हो गया वो 12 कार्बन और 10 न्यूट्रॉन में। तो 10 न्यूट्रॉन में एक नए पार्टिकल डिस्कवर हुआ और वो नया पार्टिकल क्या था आपका? न्यूट्रॉन। हाँ, तो ये हम इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो 10N को बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में आपने याद रखना है, चार्ज होता है 0, मतलब कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है, और मास होता है 1 AMU। AMU क्या होता है वो आपको बाद में बताएंगे, मतलब आपने बस याद रखना है प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। तो ये इसका सिंबल होता है 10N, राइट। तो ये ध्यान में रखना, राइट। बहुत लेट डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियस बाद में डिस्कवर हुआ। न्यूक्लियस डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने, मैं फिर बता रहा हूँ, रदरफोर्ड ने, जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, डिस्कवर किया, लेक्चर नंबर 7 में करवाया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से 1911 में। फिर उसने 1920 में आइडिया दिया भी एक और पार्टिकल होगा न्यूक्लियस के अंदर, तो वो पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन का, और वो डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की। तो ये थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, राइट। तो बस ये याद रखना आपने। 94 बेरिलियम कैसे हुई? रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट में हुई। तो टारगेट को प्रोजेक्टाइल से स्ट्राइक करवाया और एक नए पार्टिकल निकले न्यूट्रॉन। चार्ज उनका 0 है, मास उनका है 1 AMU। 1 AMU मतलब 1.67 10⁻⁻27 प्रोटॉन के बराबर है, और सिंबल बनता है उसका 10 न्यूट्रॉन। ओके, तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए आगे। तो अब हमने पढ़ लिया भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फिर न्यूक्लियस आया, फिर न्यूट्रॉन है। अब इसके बाद बन के आया बोहर एटॉमिक मॉडल। कौन सा मॉडल? बोहर एटॉमिक मॉडल। तो अब करते हैं साथ में डिस्कस बोहर एटॉमिक मॉडल। चलिए, बोहर एटॉमिक मॉडल। ये तो आ गया ना सबको समझ? वेरी गुड। तो ये कैसा होता है? बोहर ने ये बताया भी जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, जैसे रदरफोर्ड ने बता दिया था। अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस डेफिनेट पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट का। बाद में ऑर्बिट को एनर्जी शेल भी कहा गया, और एनर्जी शेल, ऑर्बिट, या एनर्जी लेवल कह सकते हो, या सिंपल शेल कह सकते हो। तो एक डेफिनेट पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो वहां से शुरू हुआ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो देखो कैसा था। तो ये सेंटर में है न्यूक्लियस, और उसके अराउंड है डेफिनेट पाथ, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व। तो ये है वो पाथ। तो यहां पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, या जिन डेफिनेट पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उनका नाम दिया गया, ये है न्यूक्लियस सेंटर के अंदर, और ये जो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इनको हमने कलेक्टिवली नाम देना है, इन्हें बोल सकते हैं हम शेल, और एनर्जी लेवल, और इसका एक और नाम बन के आया, सिंपल सा नाम, ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ में घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। हालांकि रदरफोर्ड कहता था अभी वो घूमते घूमते गिर जाएंगे, याद है ना आपको? रदरफोर्ड का मानना था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसका पाथ छोटा होता जाता है और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये समझाया था, यही रदरफोर्ड का फेलियर है। अगर ऐसा होगा तो एटम कोलैप्स होगा। तो हर चीज एटम से बनी हुई है, तो हर जगह एटम ब्रेक करेंगे, धमाके होंगे। आपकी बॉडी भी एटम से बनी है, पर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके अंदर एटम ब्रेक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा सब कुछ स्टेबल है यूनिवर्स में, तो एटम ऐसे ब्रेक नहीं करते।
तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली ऐसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते थे। फर्स्ट शेल में जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे, फर्स्ट शेल या फर्स्ट ऑर्बिट को डिनोट किया, हाँ, तो उसको हम बोलते थे फर्स्ट शेल 1, ये होगी सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो शेल को किससे डिनोट किया? एन से, 1 2 3 4 सोन, ऐसे का उसने दूसरा नाम रखा के शेल। 1 को भी लिख सकते हो आप के शेल, 2 को एल से, 3 को एम से, 4 को एन से, सोन। तो ये जो शेल है या ऑर्बिट है, आप इसे बोल सकते हो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड आगे PQRS ओ जो भी आता जाएगा। ठीक है, मतलब अभी तक मैक्सिमम एटम मिले हैं, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर वाला जो एटम है उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो 7 तक है। तो ऐसे आगे और भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है 7 तक जाता है। तो के एल एम एन एन की वैल्यू 7 तक जा सकती है, एल एम एन से भी डिनोट, राइट? इतनी बात समझ में आ गई? तो बोहर क्या कहता था, मैं आपको बोहर के पोस्टुलेट समझाता हूँ 1 बाय 1। वो कहता था एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, जैसे रदरफोर्ड भी बोलता था, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट शेल में, वो उस शेल को आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, या वो एक सर्कुलर पाथ होता है, वो सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट भी बोलते हैं। हाँ, एक तो ये इनकी शेप कौन सी होती है, सर्कुलर शेप में घूमता है, तो वो ऑर्बिट कहते हैं। और वो ऑर्बिट को आप एन से डिनोट करते हो, और एन जो हो सकता है वो हो सकता है 1 2 3 4, कुछ भी आगे तक जाएगा, यानी कि के एल एम एन के अकॉर्डिंगली एन, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, सोन। कहां तक मैक्सिमम अभी तक हुआ है? 7 तक अभी शेल मिली है हमें, तो के एल एम एन शेल 4 शेल तक वो जा सकता है, राइट? तो इतनी बात आ गई, आप देख लो, नोट कर लो, फिर मैं इसे रब करूंगा। चलिए आगे, चलिए अब वो क्या कहता है, मैं आपको धीरे धीरे करके इसके पोस्टुलेट समझाता हूं, और आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, आज ना मैं इसका एक स्पेक्ट्रम भी समझाऊंगा, स्पेक्ट्रम कैसा होता है एटम का। तो आप, हाँ, तो मैं आपको ना 5 नाम और मैं याद कराता हूँ, अभी सुन लीजिए और बस याद कर लीजिए। तो वो नाम है बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, हाँ लाइमन भी था, सॉरी ऊपर, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, पी साइलेंट है इसमें, पी से शुरू होता है, फुंड। और एक और भी है, आप उसे कर सकते हो याद, हम्फ्री, HUMPHERY, हम्फ्री। बस अब ये नाम एक बार पढ़ लो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। 6th हो ना हो कोई बात नहीं, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। लालू, बीपी, बीपी करके भी याद कर सकते हो। लालू मतलब लाइमन, बाल्मर, बीपी, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। फुंड इज पी से, पी साइलेंट, फुंड, हम्फ्री। ओके, मैं आता हूं इन पे। तो ये नाम है और ये बोहर का मॉडल है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है के एल एम एन शेल के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड, और लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, फुंड। ये क्या है, स्पेक्ट्रम को याद करने का तरीका है। मैं आऊंगा इस पे वापस, तब तक आप बस एक बार नाम पढ़ लीजिए। ठीक है, सारी क्रैमिंग भी नहीं करनी, पर धीरे धीरे हमें कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, और क्या था लास्ट में, हम्फ्री। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री। कोई बात नहीं, दोबारा से आएंगे इस पे। तो अब बोहर ने क्या पोस्टुलेट्स दिए, अपने क्या सिद्धांत दिए, मैं उन सिद्धांतों को 1 बाय 1 करके आप और आप ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा। ठीक है जी, तो है हमारा क्या है उसके पोस्टुलेट्स, किसके, बोहर के पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल।
बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, राइट। तो पहला पोस्टुलेट कहता है उसका एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल डेंस। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज पे, पर आप कर लीजिए, एक बार कर लेंगे तो 15-20 मिनट में हो जाएगा और फिर आपको सारी उम्र के लिए याद रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज है क्या बोहर के पोस्टुलेट क्या होते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कर लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल डेंस पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस which of entire positive charge and almost entire mass of atom। तो क्या कहता है फर्स्ट पोस्टुलेट, कहता है एटम के अंदर एक डेंस पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम के अंदर जो डेंस पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एंटायर पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है शायद, क्योंकि सारे के सारे प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एटम, और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है एटम का सारा भार, क्योंकि ये माना बोहर ने भी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास कंसिडरेबल है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट है, सिग्निफिकेंट मतलब जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो नेग्लिजिबल मास वाले हैं, वो मैंने अभी आपको बताया भी, वो नेग्लिजिबल मास वाले वो जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते थे, ऑर्बिट या शेल। शेल भी बोल सकते हो या एनर्जी लेवल, तीन नाम यूज कर सकते हो, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। वैसे ऑर्बिट सबसे याद रख सकते हो। तो यहां से ये माना गया भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, तो जैसे पहले समझाया न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट को डिनोट करते थे हम, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं या यहां घूम रहे हैं या यहां घूम रहे हैं, इसका N1 2 3 K L M, अगला आएगा तो N4, यहां पे N एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, राइट। यही बताया था ना, 1 2 3 4 K L M N सो ऑन। तो ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने अभी आपको बताया, जो चैडविक ने डिस्कवर किए न्यूट्रॉन, और जो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए प्रोटॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के ही बनता है ऑलमोस्ट मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है और प्रोटॉन का मास पॉजिटिव, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इसके अंदर ही है, मतलब मास भी इसके अंदर है। तो ऐसा कुछ एटम के बारे में फर्स्ट पॉइंट था भी, एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल। हाँ, और ये न्यूक्लियस कहां पे होता है, सेंटर में होता है, और ये बहुत डेंस होता है। डेंस का मतलब वही डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, माने इसका मास बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम बहुत कम है। मैंने शायद आपको पिछली क्लास में भी बताया था, नहीं बताया तो दोबारा सुन लो। जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो मैंने आपको बताया होता है कुछ, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर, कितना, 10⁻⁻15 मीटर। और एटम का साइज मैंने बताया था आपको 10⁻⁻10 मीटर। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है। इसमें जैसे आपको एक उदाहरण ले लो भी, जैसे हमारा शहर पटियाला बहुत बड़ा नहीं है, अभी भी छोटा शहर है, तो अगर आपका घर है वो न्यूक्लियस है, तो आपका शहर पूरा एटम है, मतलब आपका घर न्यूक्लियस शहर से 1,00,000 गुना छोटा हो गया।
तो मान लो बहुत बड़े सिटी से नहीं मैं कंपेयर कर रहा, मुंबई दिल्ली से नहीं कंपेयर कर रहा, छोटे शहर से आप अगर कंपैरिजन करो तो आपका घर न्यूक्लियस हो गया, और जो पूरा पूरा वो शहर है वो क्या हो गया, पूरा जो शहर है वो क्या हो गया, वो एटम हो गया, राइट। जब आप ऐसे कह सकते हो, अगर गोलाई में हम कहें, है ना, या क्रिकेट बॉल जो होगी वो न्यूक्लियस होगी, और जो क्रिकेट का ग्राउंड हो गया जहां मैचेस होते हैं वो एटम हो गया। मतलब क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस और क्रिकेट का ग्राउंड एटम के बराबर। कितना बड़ा एटम, 1,00,000 एज कंपेयर टू न्यूक्लियस होना चाहिए। तो एटम डेंस पोर्शन है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है और ऑलमोस्ट सारा का सारा मास है एटम का। ठीक है, कर लीजिए फर्स्ट पोस्टुलेट, फिर आगे चलते हैं, कर लीजिए नोट। चले जी आगे, चलिए सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट है भी, जब इलेक्ट्रॉन एटम में घूमता है तो जिन जिन जिस 3 नाम थे उसके, आपने लिख लिए होंगे शायद। क्या नाम था उसका, शेल से डिनोट करते हैं, ये जो है एन आपका शेल, या हम इसे बोलते थे ऑर्बिट, या हम इसे बोलते थे एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो वो फिक्स्ड एनर्जी के लेवल पे घूमता है, मतलब उसकी एनर्जी ना तो उसमें बढ़ती है ना ही कम होती है। हालांकि रदरफोर्ड का ऐसा कहना था, तभी वो फेलियर हुआ भी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी जगह पे घूमते हुए कम हो जाती है। लेकिन बोहर ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते तो उसकी एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना ही कम होगी, फिक्स एनर्जी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फिक्स एनर्जी है, मतलब हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, ना तो उस शेल से ज्यादा है ना उस शेल से कम है, और वो फिक्स एनर्जी शेल में फिक्स एनर्जी के साथ घूम रहा है। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दूसरा पॉइंट कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around nucleus in a definite path electron revolve around nucleus in a definite path around revolve करते हैं definite path called, क्या बोलते हैं उन्हें हम, शेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल, और शेल और ऑर्बिट। और एन, इन ईच ऑर्बिट energy of electron is fixed and changes only energy of electron is fixed। हाँ चलिए, तो एनर्जी फिक्स होती है तो ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं या स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सो ऑर्बिट आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल और स्टेशनरी ऑर्बिट।
तो हम ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, स्टेशनरी शेल भी बोल सकते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेशनरी एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट, कुछ भी बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट पाथ में, उन्हें हम बोलते हैं शेल या ऑर्बिट, डिनोट करते हैं एन के साथ। वो आपको एन बताया, KLMN PQRS तक जाता है। और ईच ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, फिक्स होती है, और इसीलिए ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है पेपर में, ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी एटम या स्टेट। तो स्टेशनरी का मतलब ऐसा नहीं होता भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रुका हुआ है, स्टेशनरी का मतलब है भी उसकी एनर्जी फिक्स होती है। जैसे पहले रदरफोर्ड कहता था भी एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी तो नहीं कहा था उसने, लेकिन यहाँ पे घटने बढ़ने का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे एनर्जी फिक्स रहेगी जब तक वो किसी ऑर्बिट में रहेगा। एनर्जी तभी चेंज होगी अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। समझे आप मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और शेल और ऑर्बिट, and in each orbit energy of electron is fixed. So orbit are called stationary energy level or stationary orbit और stationary level भी बोल सकते हो, stationary level orbit, और यहाँ पे shell कर सकते थे हम, stationary shell। stationary shell भी लिख सकते हो, राइट? तो ये भी चल सकता है आपका पॉइंट। ठीक है जी, हो गए दो पोस्टुलेट, कर लीजिए नोट, फिर आगे चले थर्ड पे। अभी हमने स्पेक्ट्रम पे भी आना, जो आपको भी याद करवाया, क्या था फिर कर लो एक बार, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, वो भी करवाना है अभी। ओके, तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। चलिए थर्ड पोस्टुलेट पे चलते हैं। पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। आप पढ़ोगे फिजिक्स में, शायद आपने डायमेंशंस में थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो। जैसे मोमेंटम होता है बॉडी का, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है लीनियर मोशन में। ऐसे ही जब बॉडी घूमती है तो उसके पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है, उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम के बारे में था ये पोस्टुलेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा आगे, अभी आप समझ लीजिए। तो थर्ड कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली in orbit in which its angular momentum क्या है, क्वांटिटी, किससे डिनोट करते हैं इसे, mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, in which its angular momentum is n into h upon 2 pi। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वेयर n का मतलब क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट को वो शेल और लेवल बोल सकते हो। h यहाँ कांस्टेंट है, आपको सिखाएंगे, इसे बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, प्लैंक कांस्टेंट। तो h को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और पाई मैथमेटिकल नंबर है, बताइए आपको 22/7। ठीक है, बस इसे याद रखना है आपको। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है भी फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्बिट में h/2 पाई, n1 हो गया ना,
अगर आपको बोले सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा तो आप बोलोगे 2h/2π, राइट, 2 कट जाएगा, h/π भी बोल सकते हो। अगर आपको बोले थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा तो आप बोलोगे 3h/2π, राइट बच्चों। तो 3h/2π में 3h/2π रहेगा, या 1.5h/π भी बोल सकते हो। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम आपको याद रखना है, किसी भी ऑर्बिट में कितना होगा, n ऑर्बिट का नंबर मल्टीप्लाइड बाय h/2π। h/2 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, इसके बारे में आपको बताएंगे आगे चल के, अभी जरूरत नहीं है, अभी बस आप इतना याद रखो भी एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π। सारी चीजें बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, आपको एकदम से ओवरलोड नहीं करना नॉलेज में, ऐसे बताएंगे भी आपको याद भी होता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π, ये था थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ में भी जैसे अभी बताया भी इलेक्ट्रॉन जब तक किसी ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, अभी तो आपको बताया अभी वो एक डेफिनेट पाथ में घूमता रहता है, लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से जब वो एनर्जी गेन करता है कहीं बाहर से, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसे, तो ये जंप करके ऊपर चला जाएगा। ऊपर वाली शेल में ये बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल है, कितने सेकंड्स के लिए, 10⁻⁸ सेकंड्स के लिए स्टेबल है। ऊपर वाली शेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर ये बहुत कम समय के लिए स्टेबल है, तो ये जंप करके वापस आ जाएगा, राइट। तो आपने याद रखना है भी जब तक तो ये ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, जब ये एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर कम समय के लिए स्टेबल है तो वापस नीचे आ जाएगा, जब नीचे आएगा तो आपको वो बताया था एनर्जी उसी से स्पेक्ट्रम बनेगा, क्या स्पेक्ट्रम पे आते हैं वो है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड वाला, राइट। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट, करें हम नेक्स्ट पॉइंट, इतना डन है, ओके। तो फर्स्ट ऑर्बिट में h/2π, सेकेंड ऑर्बिट में h/π, थर्ड में 1.5/π। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है फोर्थ, when electron gain energy हायर ऑर्बिट, कहां चला जाएगा, हायर ऑर्बिट पे चला जाएगा, it jumps to higher orbit। when electron gain energy it jumps to higher orbit, but कितने समय के लिए रुकता है, मैंने अभी आपको बताया 10⁻⁸ seconds, and immediately come back to lower level। तो वापस लोअर लेवल में आ जाता है, एंड रिजल्ट्स इन, तो इससे क्या पैदा होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्या पैदा होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इससे वो स्पेक्ट्रा बनेगा, क्योंकि जो एनर्जी निकलेगी वो अलग अलग रीजन में जाएगी, तो अलग अलग रीजन वाली एनर्जी से हमें जो मिलेगा उसे बोलेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इट जंप्स टू हायर ऑर्बिट बट इट इज अनस्टेबल, इमीडिएटली कम बैक टू लोअर लेवल एंड रिजल्ट्स इन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा आपको ये समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बातें होगी क्लियर, देख लो, पॉइंट को कर लो नोट एक बार। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बन के आएगा, ओके। तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फुंड। तो अब आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरफ। तो ये पोस्टुलेट बोहर के आप याद रखिएगा, बोहर का ही पार्ट है। बोहर के पार्ट में क्या हुआ, ये अब मिटा दें, आपको ये आइडिया हो गया एटम के बारे में। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और साइड्स में एक पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। डेफिनेट पाथ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। चलिए, अब हम बनाएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये है स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो क्या याद करवाया था मैंने, पहले सुन लो फिर बाद में नोट करना।
तो याद करवाया था लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। एक अपनी तरफ से भी किया था ऐड, करना चाहो तो कर सकते हो, हम्फ्री, राइट। अब जब अगर हम हाइड्रोजन की गैस को एक ट्यूब में डाल लें, डिस्चार्ज ट्यूब, वही जिसमें अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो जब उसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाएंगे हायर लेवल में। अभी आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर से एनर्जी गेन करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, हायर लेवल में। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस में हमने एनर्जी सप्लाई की और वो हायर लेवल में चले गए। हायर लेवल में वो अनस्टेबल है, जब वो नीचे आते हैं ग्राउंड लेवल में तो अपनी एनर्जी को अमिट करते हैं, और जब वो एनर्जी को अमिट करते हैं तो उससे जो बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो बस बनाता हूं, अब ध्यान से देखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है। मान लीजिए सबसे पहले यहां है लेवल, ये है n = 1, n = 2। मैं इसे ब्लैक से ही ड्रॉ करता हूं, नहीं तो ये शायद लाइट हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास है एनर्जी लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। और भी बना सकते हो लेकिन 7 से बने। अब जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आके गिरते हैं, चाहे वो आ जाए 5 से, चाहे आ जाए 4 से, चाहे आ जाए 3 से, चाहे आ जाए 2 से, सॉरी 3 तो हो गया था, 2 बनाना था हमें, तो 2 से। तो ये जो है 5 से 4, ऊपर से भी आ सकता है, 6 से भी, 7 से भी। तो जो 1 में आएगा वो सीरीज कहलाएगी लाइमन सीरीज। तो इसको हमने नाम दिया कौन सी सीरीज का, लाइमन सीरीज का। जो 1 में आएंगे, कहां से, चाहे आप ले लो पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, या ऊपर से नीचे की तरफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है करना है। मार्कर अलग अलग कलर्स खत्म हो गए तो ज्यादा बन जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उसे हम बोलते हैं कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। जो अब 2 में आएंगे तो 2 में यहां से 3 से, और 4 से, और इसको भी ब्लू कलर से बना देते हैं आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो इससे 5 से, तो 3 से 2 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, 6 से भी बना सकते हो, 6 से 2 में आ रहा है, 7 से भी बना सकते हो। तो ऐसी सारी को हम बोलते हैं कौन सी सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो जो सारे 1 में आएंगे वो लाइमन, जो सारे 2 में आएंगे वो बाल्मर। तो ये तो जरूरत ही नहीं था, फिर यहां से शुरू हो रहा है लाइमन बाल्मर। आगे तो ये बन जाएगा, थोड़ा इसे और खिसका लीजिए, इसे भी थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, इससे आपको ड्रॉ करने में इजी रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जो लेवल आ रहे हैं
3 के अंदर, n इज इक्वल टू 3 के अंदर, तो वो आ सकते हैं 4 से, वो आ सकते हैं 5 से, वो आ सकते हैं 6 से, वो आ सकते हैं 7 से। तो वो कहलाता है पास्टन सीरीज। कौन सी सीरीज? पास्टन सीरीज, जो 3 में आएगा। तो 1 में आने वाली सारी, ऊपर से 1 में आने वाली सारी जो रेज निकलेंगी, जब ये आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे ना, तो वो लाइमन सीरीज कहलाएगा। 2 में जब आएंगे कहीं से कहलाएगा, 3 के ऊपर से कहीं से भी वो क्या कहलाएगा? पास्टन। 4 में कहां से आएगा? 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? लाइमन, बाल्मर, पास्टन। क्या था ये? ब्रैकेट। 5 में कहां से आएगा? 6 से, 7 से। तो 5 में आ रहा है 6 से और 7 से, ये कहलाएगा फुंड, राइट। तो अब आपको याद रखना है, लाइमन का रीजन होता है यूवी रीजन। लाइमन कहां पे होती है? यूवी रीजन। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है लाइमन। लाइमन करती है अल्ट्रा वायलेट में। बाल्मर का रीजन होता है विजिबल रीजन। विजिबल में जितने भी कलर वो दिखते हैं वो, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में आके बाल्मर। बाकी सारे मिलाके और ब्रैकेट और फुंड मिलाके ये होते हैं सारे इंफ्रारेड रीजन में। कहां पे बच्चों? इंफ्रारेड रीजन में। तो ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इतना आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन 1 में आएंगे वो कहलाएगा लाइमन, जो 2 में आएंगे वो कहलाएगा बाल्मर, जो 3 में आएंगे वो कहलाएगा पास्टन, जो 4 में आएंगे वो ब्रैकेट, जो 5 में आएंगे वो फुंड। तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, राइट। तो ये बनती है सीरीज, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्टेबल है, फिर वो ग्राउंड में आते हैं, ग्राउंड में आएंगे तो एनर्जी एमिट करेंगे, और वो एनर्जी जो होगी लाइमन की यूवी में होगी। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल में, पास्टन, ब्रैकेट इंफ्रारेड, फुंड सारे इंफ्रारेड में होंगे। ये आपको याद रखना है। तो करें फिर, तो क्या क्या कर लिया हमने रिवाइज, देख लो आप इसे एक बार, फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। ओके, फिर हम चलते हैं इसकी लिमिटेशंस की तरफ। तो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, बस आपने ये याद रखना है, इसके लिए N1 जरूरी है, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। इसके लिए 2 जरूरी है, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6 जरूरी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं, एकदम से ज्यादा नहीं सीखना। बीच में कुछ चीजें मैंने छोड़ी भी हैं जो डिफिकल्ट वाली हैं, जो आपका भी नहीं समझ में आएगी, वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन अभी जो समझा रहा हूँ वो साथ साथ में आप चलिए। ओके, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरे पास हो, अब मेरी जिम्मेवारी है आपको सिखाना। अपनी सारी टेंशनें छोड़ दो केमिस्ट्री में, बेस्ट करवाऊंगा आपको। आप खुद कहोगे सर हाँ हमें बिल्कुल समझ में आ गई, और बिल्कुल आप IIT लेवल तक, JEE लेवल तक पूरा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मैंने देखा है बहुत से टीचर्स बहुत डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, वो इतना लेवल का पढ़ा रहे हैं जो बच्चे को एकदम से समझ में नहीं आता। तो बच्चे का वैसे मन, इंटरेस्ट टूट जाएगा साइंस में। तो पहले इंटरेस्ट बनाइए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आपको अपने आप चीजें याद होंगी तो डिफिकल्ट लेवल भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मेरा ऐसा मानना है। तो धीरे धीरे करके हम चीजें सीखेंगे, एकदम से नहीं, राइट। तो आप मेरी इस बात को समझिए। तो ये हो गया लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। क्या क्या सिखाया मैंने आपको? सिखा दिया बोहर, पहले तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक का कहना था भाई जब हम बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक नया अनचार्ज पार्टिकल निकलता है, उसे बोला न्यूट्रॉन। 1932 में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुके थे, एंड में जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ओके,
फिर उसके बाद बना बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर कहता है भी न्यूक्लियस के अंदर मास होता है सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और उसी के अंदर चार्ज भी होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट पाथ में, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल, एन से डिनोट करेंगे, KLMN भी बोल सकते हो आप, ये शेल है। और इलेक्ट्रॉन जब तक किसी ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, इसीलिए हम उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। और उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मल्टीपल होता है किसका, h/2π का। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 डालोगे, 2 सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 × h/2π। और जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, जब वो गेन करेगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वो अनस्टेबल है तो नीचे आएगा। जब ऐसे होगा तो उसे स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो हाइड्रोजन गैस में हमने डिस्चार्ज पास किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर चले गए, हायर से वो जब नीचे आए तो ये सीरीज बनी, तो इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक ही बात है। तो लाइमन, बाल्मर, बास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ऐसे करके ये बना स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। राइट, तो बस आज की क्लास के लिए बहुत है। कल हम नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, आपको लिमिटेशंस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, हमें मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अच्छे से सुनिए ध्यान से। क्वालिटी को समझने के लिए बिल्कुल शांत जगह पे बैठ के मैक्सिमम क्वालिटी पे करके फिर आपको समझ में आएगी वीडियो। नोट भी करते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई डाउट आ रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू डाउट्स भी भेज सकते हो। राइट, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।